हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। भैया आज बात करेंगे अपन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। अच्छा, पहले वाले पार्ट्स में तो अपन ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ लिए थे। अब चलते हैं अपन हिस्ट्री के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें अपन पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर अपन जो इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे वो क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि इस राष्ट्रीय आंदोलन की क्या क्या अवस्थाएं थी, भाई कौन कौन सी स्टेजेस है। स्टेजेस तो पता होनी चाहिए ना भाई कि राष्ट्रीय आंदोलन किस तरीके से चला, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। साथ ही साथ अपन ये देखेंगे कि भाई ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें किस किस का क्या क्या योगदान रहा, कौन से क्षेत्र के लोग थे और कौन कौन लोगों का क्या क्या योगदान था, वो इस टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे। तो दो चीजें देखेंगे, एक तो स्टेजेस देखेंगे इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तीन मुख्य स्टेजेस हैं, और ये देखेंगे कि कौन कौन योगदान करता थे और कौन कौन सा क्या क्या उनका योगदान था। तो क्लियर है बात? चलो अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है क्या। देखो, सिंपल सी भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा आंदोलन जो स्वतंत्रता के लिए चलाया गया, किसके खिलाफ चलाया गया? तो विदेशी शासन के खिलाफ चलाया गया। सामान्य भाषा में कहूं, विदेशी शासन को हटाने के लिए भारतीयों की जो प्रतिक्रिया थी वो आंदोलन के रूप में किस प्रकार चली, इसको अपन कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्योंकि ये एक बड़ा सा नेशनल मूवमेंट था, पूरे राष्ट्र को कवर कर रहा था, इस वजह से अपन इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। और क्योंकि इसका मकसद स्वतंत्रता था, इसलिए अपन इसको फ्रीडम मूवमेंट या फिर स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, अब दूसरी बहस यहां पे छिड़ जाती है कि भाई ये राष्ट्रीय आंदोलन जो था ये कब से चालू हुआ। तो एक सोच जो है, एक थ्योरी है, वो कहती है कि भाई इसकी शुरुआत जो है हम 1857 से लेकर मानते हैं, 1857 से लेकर 1947 तक मानते हैं। पर इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें थोड़ी सी परेशानी है। ये परेशानी है कि भाई 1857 का जो विद्रोह था, वो रिवोल्ट था, उसको अपन इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर इंक्लूड करें या ना करें। भाई क्यों नहीं करें? इस वजह से क्योंकि इस 1857 के विद्रोह में पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं था, यानी ये पूरे भारत को कवर नहीं कर रहा था। पूरे भारत को ऐसे कि अगर आप 1857 का विद्रोह जब अपन पढ़ेंगे ना, तो अपन ये समझेंगे कि भाई किस तरीके से ये बंगाल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में यहां तो था, पर साउथ में नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। लेकिन अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो उसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को कवर कर रखा था। क्लियर है? इस वजह से एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। दूसरा, 1857 की तारीख ना चुनने के पीछे एक कारण ये भी है कि भाई 1857 के जो विद्रोह था वो था तो मातृभूमि के लिए, था तो वो इसी मिट्टी के लिए, लेकिन उसमें व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत कारण भी थे, पर्सनल इंटरेस्ट भी थे राजाओं के। भाई वो अपनी राजशाही को बचाने के लिए थे, उनकी शहादत को नमन, लेकिन वो एक प्रेरणा के तौर पे तो रखा जा सकता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो है उसको देखने में थोड़ा सा यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। अच्छा भाई, 1857 का रिवोल्ट अगर ना माने, अगर अपन तारीख ना माने, तो कौन सी तारीख से आंदोलन देखें? तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, वो है 1885। भाई 1885 में क्या हो गया? अच्छा, एग्जैक्ट डेट बता देता हूं, 28 दिसंबर 1885। अब 1885, 28 दिसंबर को ऐसा क्या हो गया? भाई 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और ये देश की पहली राजनीतिक संगठन थी, पहली राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन थी जिसने हमारे आंदोलन के प्रभाव को आगे बढ़ाया। तो इस तारीख से अपन ये समझ सकते हैं कि भाई ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये 1885 से चालू होता है। क्यों चालू होता है? क्योंकि इस साल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस ने इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो समझ आ गए? तो पहले तो अपने दो क्वेश्चन तो क्लियर हो गए बड़े आसानी से कि भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है वो समझ गए, और दूसरी कौन से तारीख से चलते हैं। अच्छा देखो भाई, आगे अपन बात कर लेते हैं इसके क्या प्रमुख कारण थे। देखो भाई, आने वाली क्लासेस जो होंगी वो फैक्ट से भरी हुई होंगी, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट, सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड करके सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फैक्ट के अपन कूदें उससे पहले भैया आपको समझ लेना है इसके कारण कि भाई ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये क्यों हुआ। तो इसके मेजरली 8 इंपॉर्टेंट कारण है। एक एक कारण को जल्दी से समझते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपन चलेंगे, जिसमें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट होंगे, पूरी कहानी होगी। अरे भाई सिलेक्शन लेना है ना, तो उसमें आपको 3 क की जरूरत है। कौन कौन से? भाई एक तो कहानी, एक किरदार और एक कॉन्सेप्ट।
और इन 3 क को आप फैक्ट की डोरी में पिरो दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कहानी, किरदार और कॉन्सेप्ट तीनों को समझ जाओ, फैक्ट की डोरी से इसको पूरा पिरो लो तो आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से निश्चित है। तो अपन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इंपॉर्टेंट क्या कारण थे, क्या रीजंस थे, एक एक कारण को जल्दी से देख लेते हैं। 8 कारणों में से पहला कारण है आपका 1857 का विद्रोह। देखो भाई, 1857 का जो विद्रोह था ना, वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला थी, क्योंकि ऐसा पहला रिवोल्ट था जिसकी कोशिश थी कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनको बाहर खदेड़ दिया जाए। अच्छा, पूर्ण नहीं हो सका, पर इसने 2 इंपॉर्टेंट काम किए। एक तो ब्रिटिशर्स को सबक दे दिया और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रेरणा दे दी। तो 1857 का विद्रोह था एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी। दूसरी तरफ अपन चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या था? दूसरा इंपॉर्टेंट कारण था सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या है ये अपन ऑलरेडी पिछले पार्ट में समझ चुके हैं, लेकिन ब्रीफली समझ लो क्या था भाई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक और सांस्कृतिक आपके आंदोलन हुए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, वो बड़ा कारण था। कैसे कारण था भाई? सामाजिक धार्मिक आंदोलन से 2 चीजें हुई थी। एक तो जो समाज था उसकी कुरीतियां कम हो गई, और दूसरी भारत के लोगों को उसके गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चला। इससे क्या हुआ कि भाई जितने भी समाज सुधारक थे ना, वो ये समझ पाए कि भाई अगर हमने सामाजिक कुरीतियां कम कर ली और भारत के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाया तो हमारी स्थिति बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ जो समाज सुधारक थे ना, उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बात की। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, विवेकानंद ने तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार सिर्फ भारत में नहीं, आगे भी बढ़ाया। अच्छा, इसके अलावा दयानंद सरस्वती की अगर अपन बात करें तो उन्होंने स्वराज का कॉन्सेप्ट दे दिया। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था? तो दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने ही तो कहा था ना कि भाई बुरे से बुरा अपने राजा आपके विदेशी राजा से ज्यादा बेटर है। तो स्वराज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो भाई दयानंद सरस्वती ने दिया। क्लियर है यहां तक बात? इसी के साथ साथ में ना जो समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज के बीच में और खुद के बीच में कड़ी जोड़ने की शुरुआत करी। और इस कड़ी से क्या उत्पन्न होती है? इस कड़ी से उत्पन्न होती है राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना, और उससे आया हमारा राष्ट्रवाद। इस वजह से हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका। और रीजन क्या था उसके पीछे? सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये जो धार्मिक आंदोलन थे बड़े इंपॉर्टेंट कारण थे। ठीक है, तो तीसरे कारण की तरफ चलते हैं। तीसरा कारण था आपका भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है ये। तो कौन सा कारण है? प्रशासनिक और न्यायिक एकता। अब क्या थी प्रशासनिक न्यायिक एकता? भाई भारत का मैप देखो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी राज ने भारत को जोड़ा तो वो था ब्रिटिश राज। अच्छा, ब्रिटिश राज ने कैसे जोड़ा? देखो, सबसे पहले अपन एक एक पार्ट लेते हैं। प्रशासनिक एकता। प्रशासनिक एकता कैसे आई? इंडियन सिविल सर्विस थी। अच्छा, सरकार का केंद्रीकरण था और समान मुद्रा प्रणाली थी। इस वजह से पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरा का पूरा जो प्रशासन था, चाहे वो बंगाल का हो या बॉम्बे का, सबका प्रशासन सेम था। तो इससे प्रशासनिक एकता आ गई। साथ ही साथ समान कानून था। हर जगह पर सेम लॉ था, सेम कोडिफाइड लॉ था, समान कानून था। इस चीजों से, इन रीजन से आई समान समस्या। अब बंगाल का कोई व्यक्ति अगर ब्रिटिशर से परेशान है तो सेम परेशानी है आपके बॉम्बे के व्यक्ति की, और सेम परेशानी है आपके मद्रास के व्यक्ति की। इन सारी चीजों से क्या आती है भाई? इन सारी चीजों से राजनीतिक चेतना आई। और राजनीतिक चेतना ने किसको जगाया? राजनीतिक चेतना ने जगाया राष्ट्रवाद को, और इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया। तो आगे बात समझ में कि किस तरीके से प्रशासनिक और न्यायिक एकता से हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा। समझ आ गई? 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं, अपने समाचार। देखो, समाचार पत्रों को अपन ने एक कारण आपके धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में समझा था। ये समाचार पत्र बहुत बड़ी कड़ी थे। किसके बीच में? अरे भाई, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, अपने नेता थे, साथ साथ समाज सुधारक थे, इनके बीच की और लोगों के बीच का एक माध्यम था जुड़ने का। समाचार पत्रों से 3 इंपॉर्टेंट काम हुए। क्या इंपॉर्टेंट काम हुए? एक तो लोगों के बीच में एक जनमत बना। ठीक है, जनमत बना, साथ ही साथ लोग शिक्षित हुए, उनके अंदर समझ आई। अच्छा, और ब्रिटिशर्स का जो दुर्व्यवहार था वो भी लोगों तक पहुंचा, और ये समाचार पत्रों ने इन चीजों को बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान दिया। तो समझ आ गए समाचार पत्र किस तरीके से? और आप एक चीज बड़ी नोटिस करोगे कि भाई जितने भी समाज सुधारक थे और जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सब के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अखबार थे। जैसे राजा राम मोहन रॉय का याद करो, कौन सा? तो भाई बंगदूत था, संवाद कौमुदी था। इसी तरीके से विवेकानंद की अगर बात करें तो कौन सा था? प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। ठीक है, तो इस तरीके से जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो केसरी। तो इस तरीके से जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबके इंपॉर्टेंट समाचार थे। क्यों समाचार रखे? जिससे लोगों और खुद के बीच में एक माध्यम बना सके, एक मीडियम बना सके। क्लियर है यहां तक बात?
इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इतिहास का शोध और पुनर्लेखन की। तो ये क्या पॉइंट है भाई, ध्यान से समझो। अच्छा, एक व्यक्ति को जल्दी से मैं आपको याद दिलाता हूं, एक व्यक्ति आपने पढ़ा हुआ है, याद करने की कोशिश करो, कौन सा? विलियम जोन्स। क्या नाम है भैया का? भैया विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। अब विलियम जोन्स ने क्या किया? अरे भाई विलियम जोन्स ने ना 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई, एशियाटिक सोसाइटी बनाई। और इस एशियाटिक सोसाइटी का क्या रोल था, समझने की कोशिश करो। अरे भाई एशियाटिक सोसाइटी ने ना जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ थे उनका ट्रांसलेशन किया, उनका अनुवाद किया, और वो सारे ग्रंथ समझ पाए हमारे मध्यम वर्ग के लोग, हमारे शिक्षित वर्ग के लोग। अच्छा, उन्होंने समझने की कोशिश की तो उनको बड़ी आसानी से समझ आ गया कि ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं ना, ये तो अभी आई हैं। हमारे भारत का जो गौरवशाली इतिहास है वो बहुत बढ़िया है, हमारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। तो हीन भावना कम हो गई। हीन भावना कम होने की वजह से क्या आया भाई? वही चेतना आ गई, और चेतना से क्या आया? तो राष्ट्रवाद आ गया। समझ आई यहां तक बात? इसके अलावा मैक्स मुलर का भी नाम लिया था मैंने सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण में। तो उसी तरीके से यहां पर जितने भी इतिहास से रिलेटेड लोग थे जिन्होंने दर्शन दिया, भारतीय दर्शन को समझने की कोशिश की, चाहे वो यूरोपीय थे, उनका एक बहुत बड़ा रीजन रहा हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में। समझ आ गई बात? तो विलियम जोन्स का नाम याद रखना है। और 1784 में क्या बनाया था? तो भैया एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी। अरे भाई ये मध्यम वर्गीय थे ना, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्तंभ थे। कैसे स्तंभ थे उसको समझो। देखो भाई, आप याद करो अंग्रेजी शिक्षा को। भाई अंग्रेज आए तो अपने साथ अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली लेकर आए। अच्छा, जैसे ही नगर में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो उससे एक वर्ग तैयार हुआ, एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ, जो ना तो जमींदारों की तरह अमीर थे और ना ही वो गरीब थे, मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास था। इसने क्या किया? जैसे ही ये मध्यम वर्ग तैयार हुआ तो ब्रिटिशर्स की क्या मंशा थी? तो याद करो मैकॉले को। मैकॉले क्या बोलता था? अरे भाई वो ऐसे बोलता था कि भाई मैं एक ऐसा वर्ग चाहता हूं जो खून से तो भारतीय हो, बाय ब्लड इंडियन हो, लेकिन उसकी सोच में, उसके रहन सहन में वो ब्रिटिशर्स की तरह हो। लेकिन हमारे भारतीय लोग अपनी भारतीयता से बड़ा प्यार करते हैं। तो इस मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जो लोग थे, जो मध्यम वर्ग था, उन्होंने क्या किया? वो संगठित हुए, वो शिक्षित हुए, अंग्रेजी दुर्व्यवहार को समझते थे, और उन्होंने चलाया इस राष्ट्रीय आंदोलन को। तो मध्यम वर्ग का जो मिडिल क्लास था वो समझदार था, तार्किक था, इस वजह से उसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पता था। राजनीतिक चेतना आई, और चेतना से क्या आ गया? तो भैया राष्ट्रवाद चालू हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा कारण थे हमारे मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अपन चलते हैं समकालीन यूरोपीय आंदोलन की तरफ, समकालीन यूरोपीय आंदोलन की तरफ। ठीक है, अब देखो समकालीन यूरोपीय आंदोलन किस तरीके से। देखो समकालीन यूरोपीय आंदोलन में क्या हुआ कि भाई जो आयरिश नेशनल मूवमेंट चल रहा था, इसके अलावा जो इटली में एक नेशनल इंटीग्रेशन चल रहा था ना, उसके बारे में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को पता चला। उन्होंने इन चीजों के ऊपर लेख लिखे, लोगों को बताने की कोशिश करी, और उनको यह बात समझ आई कि ये जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ जो शोषण कर रहे हैं ये और दूसरी जगह पर भी कर रहे हैं, और दूसरे समकालीन जो यूरोपीय देश थे वहां पर भी बड़ी सारी समस्याएं हैं। तो उन्होंने समझने की कोशिश करी कि अगर वो लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, लाला लाजपत राय ने इसके ऊपर बहुत बड़े लेख लिखे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बड़े बड़े लेख लिखे, और लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई जिस तरीके से यूरोप में आंदोलन हो रहे हैं, अगर हम भी आंदोलन करेंगे तो हमें भी पूरी तरीके से आजादी मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कारण तो एक आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बहुत बड़ा कारण था हमारे किसका? इंडियन नेशनल मूवमेंट का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा कारण था आर्थिक शोषण। कैसे था? तो ध्यान से समझो। देखो भाई, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। अरे भाई जब सोने की चिड़िया थी तो आज ऐसी स्थिति कैसे हो गई? उसका कारण था ये आर्थिक शोषण, कि भाई भारत पैसे तो कमा रहा था, लेकिन ये पैसे, कमाए हुए पैसे भारत के ऊपर इन्वेस्ट ना होकर डायरेक्ट कहां जा रहे थे? ब्रिटेन जा रहे थे। और इसका कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया? तो भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी ने दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? इन्होंने दिया आर्थिक निष्कासन, आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत दिया, इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी दी। ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन से हमें ये समझ आया कि जो हमारे पैसे हैं कहां जा रहे हैं? तो भैया ब्रिटिशर्स के द्वारा जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो फिर किसने दिया भाई? दादा भाई नारोजी ने दिया। ठीक है, दादा भाई नारोजी के बारे में और इंपॉर्टेंट बात, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अच्छा, याद करो हमारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन वाली क्लास, तो मैंने क्या बताया था?
इनके द्वारा एक संगठन भी बनाया था। संगठन का क्या नाम था? रहनुमाई मजदयासन सभा। और एक अखबार भी पारसी से कोई रिलेटेड था, तो हाँ भाई था। कौन सा अखबार? रस्त गुफ्तार। क्लियर है? तो ये फैक्ट की बौछार आपके ऊपर कर दी। किससे रिलेटेड? दादा भाई नारोजी से। तो ये इंपॉर्टेंट अपने कारण थे। किसके कारण थे? अरे भाई ये कारण थे आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। आठों कारण को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। कौन कौन से? 1857 का विद्रोह, साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण किस तरीके से हुआ वो हम समझ ही गए। इसके अलावा प्रशासनिक न्यायिक एकता, समाचार पत्र, इसके अलावा इतिहास का शोध एवं पुनर्लेखन। तो याद कर लो किसको? एशियाटिक सोसाइटी को। एशियाटिक सोसाइटी के साथ किसमें? विलियम जोन्स। कब बनाई? 1784 में। याद कर लेना बिल्कुल। अच्छा, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स और आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण के साथ साथ क्या? समकालीन यूरोपीय आंदोलन। तो कारण याद है। अब जब कारण समझ आ गए तो अपन चल लेते हैं जल्दी से हमारी अवस्थाओं के ऊपर। कौन सी 3 स्टेजेस थी जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत हुआ और उसकी खत्म हुई? तो शुरुआत कब से हुआ? तो अपन एक डेट अप्रोक्सीमेट अपन ने देख ही लिए। कब से भैया? तो 1885 से लेकर 1947 तक। अच्छा, अपन ने इन तीनों पार्ट्स को ना इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सॉरी, क्या बोल गया मैं? अरे मैं बोल रहा हूं कि ये जो 1885 से लेकर 1947 तक का जो टाइम है, इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। कौन कौन से 3 पार्ट्स? वो ध्यान से समझ लो। पहले तो था उदारवादी युग, उदारवादी आंदोलन युग। इसके टाइमलाइन याद कर लो, कब से कब? 1885 से लेकर 1905 तक। अब मुझे जल्दी से बता दो 1885 क्यों लिया? अरे भाई कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अभी तो बताया यार, घबराने की क्या जरूरत है। 1885 से लेकर 1905 तक का जो युग था वो कहलाता उदारवादी आंदोलन युग। अब इसको उदारवादी आंदोलन युग क्यों कहते हैं? कौन कौन से थे इसके इंपॉर्टेंट लीडर और क्या थी इसकी मेन कोर्स ऑफ एक्शन, उसको भी समझ लेते हैं। समझे? चलो देखो, जो इस शुरुआत का युग था ना, इसमें उदारवादी लोग, या अगर आसान भाषा में कहें कि नरम दल के जो नेता थे उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। अच्छा, ये लोग क्या चाहते थे? तो भाई ये चाहते थे कि भाई एक तो लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना आ जाए, राजनीतिक चेतना आ जाए, साथ ही साथ जो थोड़े बहुत हमें पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, जो थोड़े बहुत हमें राजनीतिक सुधार करना है, वो हो जाए। लेकिन हम रहें किसकी छत्र छाया में? तो भैया हम ब्रिटिशर्स की छत्र छाया में रहें और राजनीतिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहें। लेकिन लड़ाई कैसी? शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिप्रिय लोग थे। कौन कौन थे इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स? तो उनको भी देख लो। एक तो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, इसके अलावा भी एक लीडर थे, तो कौन है भाई? दादा भाई नारोजी। अभी देखा ना, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी। इन तीनों लीडर्स तो मुख्य थे, और भी बहुत सारे लीडर्स थे, पर ये 3 मुख्य मैंने आपको बता दिए उदारवादी युग के इंपॉर्टेंट लीडर्स, इंपॉर्टेंट नेता। क्लियर है यहां तक बात? अब ये क्या इंपॉर्टेंट चीजें करते थे? तो भैया इनकी 3P की स्ट्रेटेजी जो थी ना, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। 3P की स्ट्रेटेजी क्या थी? वो 3P की स्ट्रेटेजी, तो भाई प्रेयर, प्रेयर बोले तो प्रार्थना। अच्छा, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट कर लो, विरोध कर लो, ठीक है, और इसी के साथ साथ आप पेटिशन या याचिका लगा लो। तो ये इनका कोर्स ऑफ एक्शन था। इन तीनों के ऊपर इन चीजों का फोकस था इस युग में। इन नेताओं का इंपॉर्टेंट फोकस 3P की स्ट्रेटेजी पे था। किसकी स्ट्रेटेजी पे? भाई या तो प्रार्थना कर लो ब्रिटिशर्स से, अच्छा थोड़ा बहुत सकारात्मकता के तौर पे सकारात्मक विरोध कर लो, और साथ ही साथ आप पेटिशन कर लो, याचिका लगा दो ब्रिटिशर्स के सामने। ये क्या चाहते थे? तो राजनीतिक सुधार चाहते थे। और ये किसकी छत्र छाया में रहना चाहते थे? तो भाई ब्रिटिशर्स की छत्र छाया में जो जो राजनीतिक अधिकार मिल जाए, जो जो राजनीतिक सुधार हो जाए, उस तक ही हम बड़े खुश हैं। अच्छा, 1885 से लेकर 1905 तक। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरी अवस्था की तरफ चलते हैं, वो है अतिवादी आंदोलन युग। ठीक है, अतिवादी आंदोलन युग। ठीक है, अब इस टाइम क्या हुआ भाई? इसकी शुरुआत होती है आपके स्वदेशी मूवमेंट से, और स्वदेशी मूवमेंट से लेकर गांधी जी की एंट्री तक, हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हीरो गांधी जी की एंट्री तक, इस युग को अपन मानते हैं। इस पार्ट को देखते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट था? ये लोग क्या चाहते थे? राजनीतिक सुधार। पर ये लोग बड़े तगड़े थे। ये क्या चाहते थे? ये जानते थे ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ाना। और ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे भाई स्वराज, सेल्फ रूल। कह रहे भाई हमें ये कोई सुधार उधार नहीं चाहिए, हमें तो डायरेक्ट सेल्फ रूल चाहिए। स्वराज का कॉन्सेप्ट हमारा फोकस है। और हमारे तरीके क्या क्या है? अरे भाई हमारे तरीके हैं बहिष्कार, हमारे तरीके हैं स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। ये तो इनके तरीके थे। अब इंपॉर्टेंट लीडर्स के भी नाम सुन लो। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स? अरे भाई लाल बाल पाल, लाल बाल पाल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपन। लाल बाल पाल का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, तो एक ये छोटा सा मैं ना इंडिया का मैप बना देता हूं और इससे आपको लाल बाल पाल समझाता हूं। ड्राइंग की हंसी मत उड़ाना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, भावनाओं को समझो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
इंडिया का मैप है। अब उस टाइम के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कौन कौन से? एक तो थे आपके बाल बोले तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, इसके अलावा एक थे आपके लाल कौन? माटी के लाल, लाला लाजपत राय, ठीक है। और एक थे आपके पाल कौन? बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा अरविंद घोष भी थे, लेकिन लाल बाल पाल का बड़ा ही रुतबा था कौन से युग में? अतिवादी आंदोलन युग में। कब से कब तक? 1905 से लेकर 1919 तक। 19 क्यों भाई? गांधी जी की एंट्री। अच्छा घबराओ मत, गांधी जी की एंट्री कब हुई तो हमें सबको पता है, 9 जनवरी 1915 को। यहां तक सबको क्लियर है। लेकिन उनके जो राष्ट्रीय आंदोलन थे कि भाई असहयोग आंदोलन या रॉलेट सत्याग्रह, वो 1919 के बाद शुरुआत हुए थे। तो इस वजह से हम नेक्स्ट युग की तरफ चलते हैं और उस युग को कहते हैं हम गांधीवादी आंदोलन युग, गांधीवादी आंदोलन युग। अच्छा भाई, ये तो था नरम दल के प्रभाव वाला युग, ये था गरम दल के प्रभाव वाला ग्रुप। और जब गांधी जी आए तो नरम दल भी एक हो गया, गरम दल भी एक हो गया, और हीरो कौन बन गए? हमारे महात्मा गांधी। और उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? अरे तो भाई बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। एक एक आंदोलन को हम देखेंगे इस युग में। और ये युग कब शुरू होता है? 1919 से लेकर हमारी आजादी तक। भाई आजादी दिला दी कब? 1947 में। क्लियर है यहां तक बात? तो तीनों युगों की बातें सारी इंपॉर्टेंट अपने क्लियर हो गई। तो ये थी अपने बात आज के पार्ट फर्स्ट की। क्या क्या समझा हमने? अरे भाई हमने देखे सबसे पहले तो कारण कि क्या कारण थे। इसके बाद हमने जो 3 युग हैं, 3 अवस्थाएं हैं, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहले देख लो, उदारवादी आंदोलन युग, अतिवादी आंदोलन युग और गांधीवादी युग। तो होप आपको ये सारी बातें समझ आएगी। पार्ट 2 में आगे हम अपन स्टार्ट करेंगे कांग्रेस की स्थापना से, और कांग्रेस की स्थापना से पूर्व में कौन से राजनीतिक संगठन थे, इसके बारे में भी अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक फैक्ट के तौर पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।